जय हिंद। पिछले सेशन में आपने पढ़ा साइलेंट लेटर्स की हिस्ट्री और उसका ओरिजिन। आज का सेशन शुरू करते हैं इवोल्यूशन ऑफ साइलेंट लेटर्स। हमारे क्वेश्चंस अभी भी वही हैं, जैसे इंग्लिश में साइलेंट लेटर्स क्यों होते हैं, उसका रीजन क्या है, और साइलेंट लेटर्स को अगर बोलना नहीं है तो लिखते क्यों हैं। सेशन शुरू करने से पहले एक समरी ले लेते हैं पिछले सेशन का, कि हमने पिछले सेशन में क्या पढ़ा। हमने पिछले सेशन में पढ़ा होमोफोन्स क्या होता है, साइलेंट लेटर्स का ओरिजिन क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, और जितने भी ऑलमोस्ट 60% जो वर्ड्स हैं वो इंग्लिश के, 60% वर्ड्स बोरोड फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज, और साथ में हमने ये पढ़ा द ग्रेट वोवेल शिफ्ट क्या होता है। एवोल्यूशन ऑफ साइलेंट लेटर्स को जानने से पहले हम इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाले साउंड टर्मिनोलॉजी के बारे में समझते हैं कि साउंड टर्मिनोलॉजी क्या है, कहां से आया है, कैसे क्रिएट हुआ है। साउंड टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए हमें इंग्लिश के अल्फाबेट्स को समझना पड़ेगा। जिस तरह से हिंदी में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होते हैं, जिससे हमारे पास बहुत सारे साउंड्स और शब्द हैं हमारे पास, उसी तरीके से इंग्लिश में भी अल्फाबेट है, और इस अल्फाबेट से हमें पता चलता है कि उसकी साउंड की टर्मिनोलॉजी क्या है, कहां से साउंड और कैसे कैसे क्रिएट हुआ है। इंग्लिश हैज एडॉप्टेड रोमन अल्फाबेट, मतलब इंग्लिश में जिस तरह से हमने अभी देखा पिछले सेशन में कि इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं ऑलमोस्ट 60% फॉरेन लैंग्वेज से लिए हुए हैं, उसी तरह से इनका बेसिक चीज ही अल्फाबेट वो बाहर से लिया हुआ है, इनका अपना नहीं है, ये रोमन अल्फाबेट है। और आज हम सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे कि उनके पास 44 साउंड्स होते हैं। तो ये दो चीज हो गया, लेटर्स और साउंड, दोनों का बहुत बड़ा कमाल है। रेस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस हैज मोर देन 500 साउंड्स। यहाँ पे साउंड्स की बात कर रहे हैं, इंग्लिश में सिर्फ 44 साउंड्स हैं और बाकी दूसरे लैंग्वेजेस में 500 साउंड्स है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसको आपको समझना पड़ेगा। Further, it has divided into 5 vowels and 21 consonants. इंग्लिश दो भाग में बटा हुआ है, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट में। इस ब्रीफ फैक्ट से हमें ये पता चलता है कि इंग्लिश में साउंड्स की बहुत कमी है और दूसरे लैंग्वेजेस में साउंड्स बहुत ज्यादा है। तो इसको भरपाई करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए इंग्लिश में एक प्रोसेस शुरू हुआ जिसका नाम है द ग्रेट वोवेल शिफ्ट। द ग्रेट वोवेल शिफ्ट क्या किया, ये जितने भी इंग्लिश में इनके साउंड्स थे उन सबको बदल दिया। ये एक ऐसा प्रोसेस था जो इंग्लिश लैंग्वेज को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, जो 15 to 18 सेंचुरी तक चला। ये एक ऐसा इवेंट था जो 300 इयर्स तक चला ऑलमोस्ट, जिसका नाम दिया द ग्रेट वोवेल शिफ्ट। ये वो पीरियड है जिसमें बहुत नामचीन लेखक, कवि, राइटर्स होते थे, जैसे शेक्सपियर और चौसर। ये दो ऐसे नाम हैं जो इनके जीवन काल में ये द ग्रेट वोवेल शिफ्ट का प्रोसेस शुरू हुआ था और इंग्लिश में बहुत सारे चेंजेस हुए। The Great Vowel Shift was a series of systematic changes in the pronunciation of English vowels. English vowels में हमने अभी ये देखा कि 5 vowels होते हैं, A, E, I, O, U, और इस vowels से जो pronunciation हम करते थे उसमें Great Vowel Shift के द्वारा उसमें बहुत सारे systematic changes किए गए, जिससे उनके साउंड को बढ़ाया गया ताकि वो वर्ड्स का pronunciation वो कर सके। और हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश में जो vowel साउंड होते हैं वो दो तरह के vowel साउंड होते हैं, एक short vowel साउंड और दूसरा long vowel साउंड। ये सबको पता है। The pronunciation of all Middle English vowels, mainly long vowel sound, were changed. The Great Vowel Shift का प्रोसेस शुरू हुआ तो प्रोनाउंसिएशन में बहुत सारा चेंजेस आया। वो प्रोनाउंसिएशन का इंपैक्ट किस पे पड़ा, जो लॉन्ग वोवेल साउंड था उस पे बहुत सारा चेंजेस हुए। और ये कब हुआ, मिडिल इंग्लिश के टाइम में हुआ। मतलब जब ये ग्रेट वोवेल शिफ्ट का प्रोसेस शुरू हुआ तो प्रोनाउंसिएशन में तो अभी हमने देखा कि इनमें बहुत सारे चेंजेस हुए। वो प्रोनाउंसिएशन में ज्यादा इंपैक्ट किस पे हुआ, लॉन्ग वोवेल साउंड पे। लॉन्ग एक होता है शॉर्ट वोवेल साउंड और दूसरा लॉन्ग वोवेल साउंड पे। ओके, लॉन्ग वोवेल साउंड और शॉर्ट वोवेल साउंड को इस एग्जांपल से आप समझो कि उसके प्रोनाउंसिएशन में क्या चेंजेस आया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ FILL फील। ये जो आई है ये क्या है, शॉर्ट वोवेल साउंड है। FILL, आई यहाँ पे वोवेल है और यहाँ पे शॉर्ट वोवेल का काम कर रहा है। इस FILL को इसको थोड़ा चेंज करते हैं, जैसे अब लिखते हैं FEEL फील। तो प्रोनाउंसिएशन फिल और फील दोनों में चेंजेस है। ओके, तो अब आप देखो कि ये वोवेल साउंड बदल गया। ये जो FEEL है ये लॉन्ग वोवेल साउंड हो गया और FILL ये क्या हो गया, शॉर्ट वोवेल साउंड हो गया। उसी तरीके से PULL पुल, जो पुल का U है ये शॉर्ट वोवेल साउंड है, और इसको देखो आप POOL पूल, ये हो गया लॉन्ग वोवेल साउंड, ये हो गया लॉन्ग वोवेल साउंड। क्लियर।
द ग्रेट वोवेल शिफ्ट के थ्रू जो चेंजेस हुए वो सिर्फ वोवेल्स पे ही नहीं हुए, उसका बहुत सारा चेंजेस कॉन्सोनेंट साउंड पे भी हुआ। अब कॉन्सोनेंट साउंड पे चेंज कैसे हो जाएगा? साउंड तो क्रिएट होता है वोवेल से, लेकिन ये कॉन्सोनेंट पे कैसे इंपैक्ट हुआ? फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल लो, कार, CAR, कार। ओके, अब कार का जो प्रोनाउंसिएशन है वो देखो, और इसमें हम एक क्या कर रहे हैं, वोवेल शिफ्ट कर रहे हैं, आर के बाद हम इसमें ई लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा CARE। क्या हो गया? केयर। अभी हो रहा था ये विदाउट ई, कार, अब ई के साथ ये क्या पढ़ रहे हैं हम? केयर। तो जो का था वो के हो गया ई के वजह से। ई क्या है? वोवेल है, इसकी शिफ्टिंग हो गई। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेट वोवेल शिफ्ट क्या चीज है। ठीक है, उसका इंपैक्ट कॉन्सोनेंट साउंड पे भी पड़ रहा है। दूसरा एग्जांपल लो, SIT, सिट। अब इसमें टी के बाद ई लगा दो। ई हम क्या कर रहे हैं? वोवेल को शिफ्ट कर रहे हैं, ई लगा रहे हैं, तो यहाँ पे एक शिफ्ट कर दिया ई को, तो जो सिट है अब वो साइट हो गया, जो सिट है वो साइट हो गया। कॉन्सोनेंट एस है, उसका साउंड बदल गया ना, विदाउट ई ये है सिट, सी, और ई के साथ हो गया तो साई। क्लियर? ग्रेट वोवेल शिफ्ट के प्रोसेस में शॉर्ट वोवेल साउंड पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, ऑलमोस्ट जीरो है, उस पे कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। लेकिन लॉन्ग वोवेल साउंड पे खूब सारा चेंजेस हुआ, मैसिव साउंड चेंजेस हुआ। किसकी वजह से? द ग्रेट वोवेल शिफ्ट की वजह से। अब बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ ओल्ड इंग्लिश, कि ओल्ड नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स कैसे प्रोनाउंस करते थे। इससे आपको तब के इंग्लिश और आज के इंग्लिश में अंतर समझने में आसानी होगी। ओल्ड इंग्लिश ऑर्थोग्राफी वाज अबाउट 90% फोनेमिक, मतलब जो पुराने जमाने के जो इंग्लिश स्पीकर्स थे उनकी ऑर्थोग्राफी क्या थी? उनकी जो शब्दावली थी, जो शब्द भंडार था, जो वोकैबुलरी थी, वो फोनेमिक था। मतलब 90% उसको बोलते थे, जैसा वो लिखते थे वैसा ही वो बोलते थे। और ये प्रोसेस कब तक चला? 16th सेंचुरी तक। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में हम यहाँ पे लेते हैं नाइफ, KNIFE जिसका स्पेलिंग है, तो इसको हम नाइफ प्रोनाउंस कर रहे हैं। लेकिन ओल्ड इंग्लिश वाले कैसे, पुराने जमाने में कैसे इसको बोलते थे? कनीफ। उसी तरह से KNIGST नाइट, इसको उस जमाने में कनाइट बोलते होंगे। नो, KNOW कुनो बोलते होंगे। नॉक, कनॉक बोलते होंगे। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे हम यहाँ पे आज इसको क्या बोलते हैं? ऑफन, लेकिन उस जमाने में ये इसको ऑफ्टन बोलते होंगे। ये क्या है? सॉफ्टन। हम इसको क्या बोलते हैं? सॉफ्टन। सॉफ्टन तो नहीं बोलते, ओके। लेकिन ये जो ओल्ड इंग्लिश हैं, ये वाले जो पुराने जमाने के जो नेटिव स्पीकर्स होते थे इंग्लिश लैंग्वेज के, वो सॉफ्टन बोलते थे इसको। एज इट इज 90% फोनेमिक का मतलब एज इट इज, जो वो लिख रहे हैं वही वो बोल भी रहे हैं। उसी तरह से आज हम इसको बोलते हैं कैसल, लेकिन उस जमाने में इसको कैस्टल बोलते होंगे। कुछ एग्जांपल है यहाँ पे जिसमें एल साइलेंट है, आज हम इसको बोलते हैं पाम, लेकिन उस जमाने में इसको पाल्म बोलते होंगे। जिसको आज हम काम बोलते हैं उसको काल्म बोलते होंगे। आमंड जिसको हम आज बोलते हैं उसको आलमंड बोलते होंगे। वुड को वुल्ड बोलते होंगे, राइट। इतना सब कुछ जानने के बाद इवोल्यूशन ऑफ साइलेंट लेटर्स को समझना और आसान हो गया है। समय के साथ इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोनाउंसिएशन, उसके स्पेलिंग और साइलेंट लेटर्स में कैसे कैसे मॉडिफिकेशंस होते गए, ये अब और आसानी से समझ में आएगा। एज द एडप्टेशन ऑफ इंग्लिश, डाइवर्स ग्रुप ऑफ एक्सेंट्स मॉडिफाइड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ सर्टेन वर्ड्स। जैसे जैसे इंग्लिश का एडप्टेशन बढ़ता चला गया, तो अलग अलग एक्सेंट वाले जितने भी ग्रुप्स थे, कल्चर्स थे, कंट्रीज थे, वो सब ने उसके प्रोनाउंसिएशन में कुछ बदलाव करते चले गए। तो ये हो गया इवोल्यूशन। As a result, some difficult words ended up losing certain elements of their pronunciation, especially cluster of consonant. इसका क्या मतलब हुआ? कहता है कि जब adaptation of English हुआ और उसके अलग अलग एक्सेंट वाले लोग, अलग अलग ग्रुप के लोग उसके pronunciation को चेंज किया, तो as a result, तो लास्ट में रिजल्ट क्या हुआ कि कुछ उसमें ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स आए जिसमें क्या हुआ, प्रोनाउंसिएशन को इजी बनाने के लिए उसमें कुछ एलिमेंट्स को हटा दिया। मतलब जिसको प्रोनाउंस करने में उनको दिक्कत होती थी उसको उन्होंने हटा दिया। तो ये दिक्कत कहाँ होती थी? ये दिक्कत वहां होती थी स्पेशली क्लस्टर ऑफ कॉन्सोनेंट्स में। मतलब एक से ज्यादा कॉन्सोनेंट्स जिस वर्ड्स में होते थे वहां उनको प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती थी, तो वहां पे कुछ कॉन्सोनेंट्स को उन्होंने रिमूव कर दिया, कुछ एलिमेंट्स को हटा दिया ताकि प्रोनाउंसिएशन किया जा सके। The spelling of these consonant words remained standardized and therefore they came to be spelled with silent letters. अब ये silent letters यहाँ पे क्रिएट हो गया। क्या हुआ? जो ये consonants थे इनका जब स्पेलिंग वहां पे कुछ रखा, कुछ को हटा दिया, लेकिन जिसको हटाया प्रोनाउंसिएशन में हटाया, राइटिंग में नहीं हटाया, रिटेन में वैसे ही रहा, तो क्या हुआ? उनको वैसे ही रखा, प्रोनाउंसिएशन के लिए उसको साइलेंट कर दिया। लिखने में वो है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में वो साइलेंट हो। इस क्लस्टर ऑफ कॉन्सोनेंट को समझने के लिए, उसका प्रोनाउंसिएशन को समझने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है जिसको हम समझेंगे।
क्लाइम, CLIMB, यहाँ पे M और B दोनों क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो दोनों में कॉन्सोनेंट है तो ये क्या हो गया? क्लस्टर ऑफ कॉन्सोनेंट। M और B दोनों साथ साथ है, एक से ज्यादा कॉन्सोनेंट आ गया। जब इवोल्यूशन हुआ उसकी वजह से या द ग्रेट वोवेल शिफ्ट है उसके इंपैक्ट की वजह से ये जो क्लस्टर ऑफ कॉन्सोनेंट है उस पर इंपैक्ट पड़ा और वो दोनों में से एक एलिमेंट को रिमूव कर दिया प्रोनाउंसिएशन में। ग्रेट वोवेल शिफ्ट की वजह से एक वर्ड, एक कॉन्सोनेंट यहाँ पे हो गया साइलेंट। तो B हो गया साइलेंट। हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं क्लाइंब। क्लाइंब नहीं बोलते हैं। ओके, उसी तरह से कॉम्ब, तो ये कॉम्ब गलत प्रोनाउंसिएशन है, हम इसमें बी प्रोनाउंस नहीं करते हैं। यहाँ पे भी अगेन ये एम और बी दोनों क्या हो गया? कॉन्सोनेंट है, तो ये क्लस्टर ऑफ कॉन्सोनेंट हो गया। तो इसमें से एक कॉन्सोनेंट को हटा देंगे प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन राइटिंग में रखेंगे ताकि उसको हम साइलेंट बना सके। ओके, तो यहाँ पे हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे कॉम। उसी तरह से डाउट में क्या है? बी और टी ये दोनों क्या हो गया? कॉन्सोनेंट हो गया। तो यहाँ पे हम बी को हटा दिए तो यहाँ पे क्या हुआ? डाउट, यहाँ पे बी साइलेंट हो गया। सीन, ये यहाँ पे भी देखो एस और सी दोनों कॉन्सोनेंट है, इसमें से एक कॉन्सोनेंट साइलेंट हो गया। मसल, यहाँ पे भी क्या हो गया? एस और सी ये दोनों कॉन्सोनेंट में से एक कॉन्सोनेंट क्या हो गया? साइलेंट हो गया। सैंडविच, अब ये सैंडविच मैं नहीं बोल रहा हूं, सैंडविच जो है ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है सैंडविच। ओके, डी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते। तो यहाँ पे एन, डी और डब्ल्यू ये तीन है, एन, डी और डब्ल्यू ये तीन प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे है, तो ये हो गया क्लस्टर ऑफ कॉन्सोनेंट। तो इसमें से एक जो डी है वो कॉन्सोनेंट को यहाँ पे साइलेंट कर दिया। उसी तरह से हैंकरचीफ, तो यहाँ पे क्या हो गया? हैंडकरचीफ नहीं बोलेंगे। ओके, हैंकरचीफ बोलेंगे। यहाँ पे डी हो गया साइलेंट, यहाँ पे एन, डी और के तीनों क्या हो गया? कॉन्सोनेंट है और उसकी वजह से ये क्या हो गया? क्लस्टर ऑफ कॉन्सोनेंट। उसमें से एक डी को यहाँ पे हटा दिया और ये साइलेंट लेटर बन गया। उसी तरह से वेंसडे, तो वेडनेसडे नहीं बोलेंगे, क्या हो जाएगा? वेंसडे, वेंसडे। तो यहाँ पे डी क्या हो गया? साइलेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे डी और एन कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल है साइन, जी और एन दोनों कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे जी साइन हो गया। उसी तरह से शैंपेन में जी और एन यहाँ पे है, जी हो गया साइलेंट लेटर और एन यहाँ पे प्रोनाउंस करते हैं। फॉरेन, यहाँ पे जी और एन, अगेन यहाँ पे जी क्या हो गया? साइलेंट हो गया। नो, KNOW यहाँ पे क्या हो गया? के और एन दोनों कॉन्सोनेंट है, के यहाँ पे साइलेंट हो गया। अगेन यहाँ पे नी, KNEE दोनों में यहाँ पे के और एन दोनों क्या है? कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे के साइलेंट हो गया। नाइट, यहाँ पे भी के और एन दोनों कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे के साइलेंट हो गया। पाम, PALM, पाम, एल और एम दोनों कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे एल साइलेंट हो गया। काम, CALM, काम, यहाँ पे एल साइलेंट हो गया, इसको काल्म नहीं बोलते। कॉलम, एम और एन दोनों कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे एन साइलेंट हो गया। ऑटम, एन यहाँ पे साइलेंट हो गया। साइकोलॉजी, पी साइलेंट है और ये साइकोलॉजी यहाँ पे आ गया। पी और एस और वाई तीनों कॉन्सोनेंट, तो ये क्लस्टर ऑफ कॉन्सोनेंट हो गया, यहाँ पे पी साइलेंट हो गया। लिसन, यहाँ पे भी क्या हो गया? एस और टी दोनों कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे टी साइलेंट हो गया। राइट, WRITE, राइट, इसमें W और R दोनों कॉन्सोनेंट है, इसमें W साइलेंट हो गया। शो, इसमें एक ही कॉन्सोनेंट है बट ये लास्ट में है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन SHOW, शो। W का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, ये हो गया साइलेंट। रॉन्ग, W क्या है? साइलेंट है, R यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, दोनों कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे W साइलेंट हो गया। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स हैं उसका लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंसेस क्या हुआ। मतलब लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंसेस का मतलब ये है कि जो वर्ड्स फॉरेन से आए हैं उसमें साइलेंट लेटर्स तो वो बने, लेकिन उसका इंपैक्ट किस किस तरीके से हुआ वो समझने की कोशिश करते हैं। एट टाइम्स देयर हैव बीन वर्ड्स विद साउंड्स दैट सिंपली डिड नॉट हैव एनी कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। एक समय था जब इंग्लिश लैंग्वेज में इस तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर्स नहीं होता था, कोई साइलेंट लेटर्स नहीं हुआ करता था। कैसे अलग अलग लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस हुआ इंग्लिश लैंग्वेज पे, खासकर साइलेंट लेटर्स का, तो उसको समझने की कोशिश और करते हैं। यहाँ पे ये समझ में आएगा कि पहले तो नहीं होता था साइलेंट लेटर्स, ये बाद में कैसे होते चले गए। The Greek letter RHO was represented by R or RH in Latin and was often merged as simple R in English. अब एक वर्ड है, कहां से चला? ग्रीक लेटर है RHO, ये ओरिजिन यहाँ पे है, जो ग्रीक लेटर से ओरिजिन हुआ और ये ओरिजिन होते हुए सब अलग अलग रास्ते से ये लैटिन में घुसा। लैटिन में जब घुसा तो ये क्या हो गया? या तो उसको R से डिनोट किया या RH से डिनोट किया, इस रूप में लिया, वो RHO नहीं लिया। लैटिन से होते हुए वो जब इंग्लिश में आया तो फिर उसने और सिंपलेस्ट फॉर्म जो था उसका वो आर के रूप में लिया। RHO जो है इंग्लिश में आते आते आर में बदल गया, आर में चेंज हो गया। इस तरह के प्रोसेस को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ग्रीक अल्फाबेट को समझो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे RHO कहां से आया? जो आर के रूप में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हमने पहले बात किया था कि इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो रोमन से लिया हुआ है। ओके, अब ये क्या है? जैसे ए, जिसको हम ए बोलते हैं, वो कहां से आया है? अल्फा से आया है। ये अल्फा किसका अल्फाबेट है? ग्रीक का। अल्फा, बीटा, सी,
डेल्टा, एप्सिलॉन, गामा और इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको मिलेगा। तो यहाँ पे अल्फा का मतलब हो गया ए, तो इंग्लिश में ए आ गया। बीटा का मतलब बी आ गया। उसी तरह से सी कहां से आया? सी से आया। डी कहां से आया? डेल्टा से आया। ई कहां से आया? एप्सिलॉन से आया। जी कहां से आया? गामा से आया। यहाँ पे जो आर है, अभी हमने जो बात की थी, ये जो अल्फाबेट है इंग्लिश का जो, वो आर कहां से आया है? वो आर आया है RHO से। तो ये RHO कहां से आया है? वो ग्रीक लेटर है और उसका अल्फाबेट से आया हुआ है। एक दूसरा वर्ड है यहाँ पे PSI, ये भी कहां से आया है? ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। जब ये इंग्लिश में आया तो किस तरीके से आया? P और S के फॉर्मेट में आया। P हो गया साइलेंट। इस वर्ड को जो हम साइकोलॉजी बोलते हैं इसी की वजह से बोलते हैं, क्योंकि PSI जो है वो ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। इसको आप एग्जाम्पल से समझो कि ये ग्रीक अल्फाबेट क्या है? PHI। ओके, यहाँ पे क्या है? PSI, तो उसको PHI भी बोलते हैं, PI भी बोलते हैं और PSI भी बोलते हैं। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि ये जो PSI है, इस PSI से ही P और S आया हुआ है और ये दोनों कॉन्सोनेंट इसमें मर्ज हो गया। P कहां से आया? PSI से आया। जो इससे जो वर्ड बना ये साइकोलॉजी है, इंग्लिश का वर्ड तो है नहीं, ये ग्रीक वर्ड है। इसीलिए अब आपको समझ में आ गया कि P साइलेंट क्यों होता है। P कहां से आया है? ग्रीक अल्फाबेट PSI से। तो इससे जो ग्रीक अल्फाबेट से जो शब्द आए हैं वो है साइकोलॉजी। अब ये इंग्लिश में वैसे ही आ गए तो यहाँ पे P हम साइलेंट कर देते हैं इसको। Sometimes certain letters were included in words just to reflect their Latin origin. इसका क्या मतलब हुआ? कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि कुछ लेटर्स ऐसे भी उसको एज इट इज इंक्लूड कर लिए इंग्लिश में और वो लैटिन ओरिजिन से आए हुए हैं, वो उनको वैसे ही बिना फेर बदल के, बिना कोई चेंज के उसको एज इट इज इंग्लिश में अडॉप्ट कर लिया। जैसे बी साइलेंट होता है डेट में और डाउट में। ये कहां से आया ये दोनों वर्ड? ये डेट और डाउट कहां से आया ये अभी आपको समझ में आएगा। ये आया है लैटिन वर्ड से। अब लैटिन का वो कौन सा वर्ड है जिसे आया हुआ है? डेबिट से डेट आ गया और डिब्यूटेबल से डाउट आ गया। ये कैसे? अभी आपको अब समझ में आएगा। अब जैसे देखो ये लैटिन वर्ड है डेबिट, ओके, तो लैटिन वर्ड डेबिट से डेट आ गया। अब जब डेट हमने रखा तो यहाँ पे क्या हो गया? बी साइलेंट हो गया। उसी तरह से डिब्यूटेबल है। अब डिब्यूटेबल तो लैटिन वर्ड है, लेकिन उसे जो इंग्लिश में वर्ड आया वो क्या आया? डाउट। लेकिन डाउट आया तो यहाँ पे बी साइलेंट हो गया। ओके, तो कुछ फेर बदल कर करके ये वर्ड्स इंग्लिश में आए हुए हैं। क्लियर? होप आपको आज का टॉपिक एवोल्यूशन ऑफ साइलेंट लेटर समझ में आया होगा। आज का सेशन यही खत्म करते हैं। किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बता सकते हैं। पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में खासकर स्टूडेंट को शेयर कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल द टाइम, जय हिंद, जय भारत।